नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। 40 दिनों के लगातार अमेरिका, ईरान, इजरायल के युद्ध के बाद आखिरकार 2 हफ्ते का सीज फायर का ऐलान, और ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी राहत। लेकिन इस राहत का मार्केट पर क्या असर पड़ने वाला है, महंगाई पर क्या असर पड़ेगा और सोने चांदी के भाव कहां जाकर रुकेंगे, इसे समझने के लिए हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ शरद कोहली खुद मौजूद हैं। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। तो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है सीज फायर का, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो हमने देखा 15% डाउन हो गया है जैसे ही सीज फायर का ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया। बिल्कुल, मार्केट ने तो स्वागत किया है। अगर मार्केट देखें अब आज जो बंद हुई है, करीब भारतीय मार्केट निफ्टी की बात करें 950 पॉइंट, मैंने इतनी बड़ी तेज़ी एक दिन में नहीं देखी। मार्केट बहुत जल्दी रिएक्ट करता है मनु, ये ध्यान देने वाली बात है। और मुख्य कारण मार्केट का रहा युद्ध की समाप्ति का तो रहा ही रहा, पर आपने जो बात बोली कि क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आने से, जो क्रूड ऑयल $110 से भी ऊपर भाग रहा था वो $100 से नीचे आ गया एकदम से, करीब $95 के आसपास आ गया। उस कारण से मार्केट ने स्वागत किया, क्योंकि ये क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें महंगाई को बढ़ावा दे रही थी। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें मंदी की आहट को तेज़ कर रही थी। तो मुझे लग रहा है मार्केट को राहत मिली है कि हमारी इनपुट कॉस्ट अब कम होगी, तो हमें अब उतना नुकसान नहीं होगा जितना होना चाहिए जी। और जाहिर तौर पर 3 पॉइंट्स का उछाल भी हमने स्टॉक मार्केट में देखा, निफ्टी में देखा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर क्या ये माना जाए कि जो अब तक नुकसान हुआ था 40 दिनों का, उसकी भरपाई अब हो पाएगी, रिकवर कर पाएगा मार्केट? देखिए, भरपाई तो तब हो पाएगी जब फंडामेंटली भरपाई होती है, यानी कि जो नुकसान हुआ है अभी तक, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। और मनु, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट एशिया में बहुत लंबे समय के लिए डैमेज हो गया है। कतर का वो गैस प्लांट जो बोल रहे हैं कि 3 से 5 साल लगेंगे। तो अब इसमें एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहता था कि जब युद्ध शुरू हुआ था तो क्रूड ऑयल की कीमत $70 और उससे भी नीचे थी। अब ये $95 को हम अच्छा मान रहे हैं, पर अभी भी ये $25 प्रीमियम पे है। तो अगर हम सीधी बात करें कि आप जो हमें इस टाइम देख रहे हैं उनको फ़ायदा नुकसान क्या होगा, तो अभी भी ये प्रीमियम पे है। तो मैं अगर इसको आसान भाषा में कहूँ तो अभी भी ये महंगाई की तरफ ही ये नंबर्स आ रहे हैं। इसको और नीचे जाना पड़ेगा, कम से कम 70 नहीं तो 75-80 के आसपास आना पड़ेगा, तब जाके हमें कहीं महंगाई से राहत मिल पाएगी। तो वो कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि हमने देखा मेडिसिन महंगी हो गई थी, जो भी रॉ मटेरियल आयात होता है जाहिर तौर पर उसका असर पड़ा था। इलेक्ट्रॉनिक आइटम महंगे हो गए थे, यहाँ तक कि वाटर बॉटल जो हम पानी की खरीदते हैं जिसमें इस्तेमाल होता है कच्चा माल, वो भी यहाँ पर महंगा हो गया था। और तो और हम चाय लेने जाते थे तो वो 10 की हमें 15 पे करना पड़ता था। उबला हुआ अंडा वो 20 रुपये हो गया था। कमर्शियल गैस के सिलेंडर, LPG सिलेंडर, आज तो मैंने PNG के भी देखा कि दाम बढ़ गए हैं। तो ये जो अब महंगाई है ये कब तक स्थिर हो पाएगी? देखिए, कुछ लोग तो बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। हाँ। अब जो चाय का कप महंगा हो गया तो मैं समझता हूँ ये तो जाती है, क्योंकि चाय का उससे कोई लेना देना नहीं। चाय भारत में बनती है, चीनी भी भारत में बनती है, पत्ती भी। लेकिन वो वेंडर्स का कहना था कि भाई हम तो ब्लैक में ले रहे हैं तो सिलेंडर हमें नहीं मिल पा रहा है। सिलेंडर की वजह से कमर्शियल वो ठीक है, महंगा हुआ, दिक्कतें हुई। मैं समझ गया। पर देखिए, अभी पहली बात तो इसमें यह है कि क्या ये सीज फायर टिक पाएगा मनु, बहुत ज़रूरी बात। क्योंकि ट्रंप साहब तो दिन में 3 बार बदलते हैं, और इन्होंने जो ये वापस लिया है, तो मैं यहाँ पर एक आपकी इजाज़त से ज़रूरी बात, 10 पॉइंट का एक प्लान दिया ईरान ने, और ट्रंप साहब की एक ही शर्त थी कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का मतलब था, वो तो पहले ही खुला हुआ था युद्ध से पहले, वो तो इनके इस युद्ध की वजह से बंद हो गया था। पर जो ईरान ने जो पॉइंट्स दिए, बहुत सारे पॉइंट दिए, उसमें से 2 पॉइंट का सिर्फ मैं जल्दी से जिक्र करना चाहूँगा। पहला कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ देंगे, क्या ट्रंप साहब अपने आप को उसके लिए मना पाएंगे? दूसरी सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि आपने हमारे यहाँ जितना भी नुकसान किया है उस सब की भरपाई आप करिए। तो मेरे अनुमान के हिसाब से तो मनु $500 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। अभी तो वहाँ ग्राउंड रियलिटी जाके देखी जाएगी, इससे ऊपर ही होना है। तो क्या ट्रंप साहब के पास इतना पैसा है? अमेरिका की तो पहले ही हालत ख़राब है कि वो पैसा दे पाएंगे। तो इसलिए इस सीज फायर का टिक पाना ये बहुत ज़रूरी बात है। तो अभी हम मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, और एक और बात पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मनु, और ये बड़ी आपको ऑब्वियस सी बात लगेगी। जो मीडिएशन करा रहा है वो पाकिस्तान है। ये तो ऐसा ही हुआ, कोई डकैत था, वो ये कहने लगे कि आओ हम शांति का पाठ पढ़ाते हैं कि लूटपाट कैसे नहीं करनी चाहिए, हम आपको ये सिखाते हैं। पाकिस्तान कर रहा है, सोने पे सुहागा, खुदा खैर करे कि पाकिस्तान। तो मुझे लग रहा है कि ये मामला जब तक 15 दिन बीत नहीं जाते, और मुझे तो 15 दिन भी बहुत लंबे लग रहे हैं, क्योंकि ट्रंप साहब बात में पलटते हैं। रात को सोते टाइम कुछ और होते हैं, सुबह कुछ और होते हैं। तो अभी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। 2 फैक्टर्स गिना रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रंप की पर्सनालिटी जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, दूसरा पाकिस्तान का यहाँ पर मीडिएटर, तो वो क्वेश्चनेबल है। तो अब आप कह रहे हैं कि अगर सीज फायर नहीं टिकता है, सपोज कर लीजिए, तो क्या महंगाई पर खतरा बरकरार रहेगा? फिर तो वापस
वापस आ जाएगा। अगर ये नहीं टिकता है तो ईरान क्या करेगा मनु, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर बंद कर देगा, और जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगी क्रूड ऑयल के दाम फिर ऊपर चढ़ने लगेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को राहत मिलने की खबर अच्छी है, पर मैं निजी तौर पर अभी पार्टी वार्टी में जाने से कतराऊंगा। मैं पार्टी नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रम्प साहब की ये पर्सनैलिटी को देखते हुए वो रात को सोते हैं तो उनका ट्रुथ सोशल कुछ और होता है, सुबह उठते हैं कुछ और होता है। तो मुझे लग रहा है कि इसका थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए। 2-3 दिन बीतने के बाद ट्रम्प साहब के लिए मनु 2-3 दिन भी बहुत होते हैं। एक ब्रेकिंग अभी आई है कि एक ईरान के कोई पावर सेंटर पर, एनर्जी सेंटर पर हमला भी किया है, तो फिर ये कैसा शांति समझौता अपने आप में बड़ा सवाल है। और जब सीज फायर आया था सुबह, उसके 1 घंटे बाद तक इजराइल में सायरन बजते रहे, कुवैत पर हमला, बहरीन में सायरन बजे। तो देखिए, सीज फायर का टिकना और सीज फायर की बात करना 2 अलग अलग चीजें होती हैं। तो पहले बारीकी से नजर बना के रखिए, एक तो ट्रम्प साहब के दिमाग पर, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो आपने ब्रेकिंग अभी बात करी है इस पर, क्योंकि अगर ये सीज फायर नहीं टिका तो ईरान को देर नहीं लगेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर बंद करने में। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया, अभी खोल दिया है, तो अब जाहिर तौर पर एकदम अचानक तो सारे टैंकर निकलेंगे नहीं, धीरे धीरे निकलेंगे। तो वो सप्लाई को नॉर्मल होने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, रोज के करीब 120 से 150 टैंकर वहां से निकलते हैं, शिप्स निकलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। करीब 33 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता है। तो वहां पर ऐसा माना जा रहा था कि करीब 1200 से भी ज़्यादा, 12,000 से भी ज़्यादा टैंकर्स फंसे हुए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके निकलेंगे। अब इतने सारे एक साथ निकल नहीं सकते क्योंकि रास्ता इतना चौड़ा नहीं है। पर उससे पहले कहीं अगर ट्रम्प साहब पलट गए या ये सीज फायर टूट गया तो महंगाई का खतरा, मैं कुल मिला के मनु कहना चाह रहा था कि महंगाई का खतरा अभी टला नहीं है, एक टेम्परेरी राहत है, उम्मीद करते हैं कि बना रहे। फ्यूल सरचार्ज बढ़ा, हवाई टिकटें भी महंगी हो गई, क्या ये सब पे असर पड़ेगा? हम उम्मीद करें कि कम होगा या नहीं होगा मौजूदा स्थिति को देखते हुए? मैं देखिए, मौजूदा स्थिति में भी अगर क्रूड ऑयल के दाम पर बहुत कुछ मनु निर्भर करेगा। जी जी। और मैं ये बता दूं न्यूज़ 18 के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को कि हमें सप्लाई से इतनी परेशानी नहीं थी। थोड़ा बहुत एलपीजी के लिए दिक्कत आई थी, कुछ जमाखोरों की वजह से, ब्लैक मार्केटर्स की वजह से। हमें ज़्यादा परेशानी थी कीमतों से। तो अभी भी कीमत इतनी नीचे नहीं आई है, 110 से 95। मैंने आपको बताया ना कि युद्ध से पहले तो ये $65 के आसपास थी, कहाँ 65 और कहाँ 95। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल को और कम होना पड़ेगा अगर हमें महंगाई को वाकई कम होते देखना है, वरना आपको महंगाई अभी भी ये ऊपर की तरफ है। और मनु, एक ज़रूरी बात, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आई है, जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि महंगाई पर नज़र रखता है और अपने अनुमान देता है। उन्होंने अनुमान पहले से ज़्यादा महंगाई के बढ़ा दिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी लग रहा है कि महंगाई आने वाली है। तो मुझे लग रहा है लोगों को ना थोड़ी सी किफ़ायत, थोड़ी सी कंजूसी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है तो आपके घर का बजट बिगड़ेगा। तो इसलिए जो ज़रूरी खर्चे हैं वही करिए, आलतू फालतू के खर्चों पे थोड़ा सा मुझे लगता है लगाम लगानी चाहिए। ये बताइए, जिन्होंने सोने में इन्वेस्ट किया था, चांदी में इन्वेस्ट किया था, क्या उनको उनका प्राइस का रिटर्न मिल पाएगा? 2.25 लाख में आपने सोचिए सोना खरीदा, 2.5 लाख में चांदी खरीदी, अब वो लुढ़कती गई युद्ध के बीच, तो अब क्या होने वाला है? चांदी तो 4-4 लाख लोगों ने खरीदी है। तो देखिए, जैसे ही क्रूड ऑयल के दाम नीचे, आपको याद होगा आप ही के मैंने एक बार पॉडकास्ट में ये बात बोली थी, जैसे ही क्रूड ऑयल के दाम नीचे आए तो डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे आ गया, वो 100 से ऊपर चल रहा था। उस डॉलर इंडेक्स के मनु नीचे आते ही बॉन्ड यील्ड्स कम हुए और सोना एकदम, जो कि $4600 के आसपास था, बढ़ के $4800 के आसपास पहुंच गया है। तो अब आपने देखा कि ये जो डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल का क्या रिश्तेदारी चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से क्रूड ऑयल नीचे जाता है तो सोना आपको वापस ऊपर जाता देखेगा। पर ज़रूरी बात सोने चांदी के शौकीन लोगों के लिए कि सोना चांदी वैसे ही आपको 2 साल में ऊपर जाता दिखेगा। ये क्रूड ऑयल से अपनी रिश्तेदारी को कभी ना कभी तोड़ेगा और तोड़ के ऊपर निकलेगा। और युद्ध कब तक चलेगा, कब तक ये सब होगा, अल्टीमेटली डॉलर ने कमज़ोर होना ही होना है मनु, ये मैं यकीनी तौर पे आपको कह रहा हूँ। और सोने चांदी ने ऊपर जाना ही जाना है, समय लग सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके लें और लंबे वक्त के लिए। एक वक्त तो ये था, जैसे हम लोग जिक्र भी कर रहे हैं कि चांदी 4 लाख पहुंच गई थी, सोना 2.25 लाख पर पहुंच गया था। तब कहा जा रहा था कि सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है और स्टॉक मार्केट में भी लोग इन्वेस्ट ना करके इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति को देखकर क्या लग रहा है? क्या गेम ओवर हो गया सोने चांदी का? क्या लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है? बिल्कुल ओवर नहीं हुआ है मनु, बिल्कुल भी ओवर नहीं हुआ है।
अभी भी आप इसको अगर थोड़ा थोड़ा करके लंबे समय के लिए, असल में दिक्कत क्या है, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत आ रही है मनु सोने चांदी के निवेश को जो ट्रेडर्स बन गए हैं, यानी कि जो 1 महीने 2 महीने के लिए ले रहे हैं। अगर आप 2 से 5 साल का नज़रिया सोने में रख के चलेंगे, आपको सोना चांदी निराश नहीं करेगा। हालांकि ये मैं कहना चाहूँगा, हम किसी को निवेश करने के लिए इंसाइट नहीं कर रहे, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेनी चाहिए, पर सोने का ट्रेंड ऊपर को है। और देखिए, एक मज़ेदार बात आपको मैं बताता हूँ कि ये जो क्रूड ऑयल के दाम है, ये सोने को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे और निवेशक इसको नीचे नहीं आने दे रहे थे। तो इसलिए सोने में अंडर करंट जो है, नीचे की जो सरफेस है, वो तेज़ी की है और मुझे लग रहा है ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। यानी कुल मिलाकर रिटर्न मिलने वाला है, तो निराश आपको होने की जरूरत नहीं है। क्या अभी राइट टाइम होगा इन्वेस्ट करने का सोने चांदी में? बिल्कुल, मुझे लगता है अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं, पहली बात, एक साथ सारा पैसा मत डालिए, ये मैं बार बार जोर दे के कहता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तो 20-20 हज़ार रुपए के 10 हिस्से बना लीजिए और जब जब नीचे आए, हफ्ते बाद, कभी 10 दिन बाद, कभी 15 दिन बाद, इसको लेके रखिए और कम से कम 2 साल का नज़रिया रखिए। फिर आप और हम यहीं पर होंगे और तब लोगों से पूछेंगे कि उन्होंने क्या खोया, क्या पाया। युद्ध के लिए जैसे सीज फायर का ऐलान ट्रम्प की तरफ से किया गया, एकदम उछाल स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में दिखा, 3 पॉइंट्स का हमें उछाल देखने को मिला है। तो क्या ये सटोरियो का है गेम, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी भी समझाइए। बिल्कुल, देखिए, क्या हमें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? फिर ऐसा लगता है कई बार मनु के स्टॉक मार्केट छोटा सा बच्चा है। छोटी सी अच्छी खबर आती है और बच्चा, आपने देखा होगा, इतना खुश होने लगता है, और छोटी सी दुख भरी बात होती है, उसके हाथ से कुछ छीन लीजिए, एकदम से रोना शुरू कर देता है। ये शेयर मार्केट कभी कभी ऐसे ही बिहेव करता है। 950 पॉइंट का उछाल इस खबर पे, क्या शेयर मार्केट ट्रम्प साहब के दिमाग को नहीं जानता है? क्या ट्रम्प साहब को जानता नहीं कि वो पलटी मारते? मुझे लग रहा है इस समय शेयर मार्केट में आंख बंद करके छलांग नहीं लगानी चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो 10 साल का नजरिया रखिए, 5 से 10 साल का, और वहां भी आप थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। परंतु कंपनीज की चॉइस ऐसे होनी चाहिए मनु, जैसे कि एक अरेंज्ड मैरिज में कोई रिश्ता ढूंढा जाता है, परिवार देखा जाता है पीछे कैसा है, लड़की लड़का कुछ कमाते हैं कि नहीं कमाते, उनके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, उनकी रेपुटेशन कैसी है, उसका भविष्य कैसा है। अगर आप वाकई में ये सब देख के शेयर का चयन करेंगे ना, तो कभी गलत साबित नहीं होगा। चूंकि आप एक्सपर्ट हैं मार्केट के, तो जरा पोर्टफोलियो भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए कैसा होना चाहिए, ताकि वो निराश ना हो पाए आगे जाकर। बिल्कुल, आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस्ड होना चाहिए। मुझे लग रहा है इस समय जो सबसे अच्छे लेने वाले हैं मनु, वो डिफेंस के शेयर्स हैं। पर देखिए, शेयर्स का चयन बहुत समझदारी से करना है। डिफेंस में ये नहीं कि कुछ भी उठा लिया। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर है, वो अच्छा सेक्टर है। रिन्यूएबल एनर्जी बहुत अच्छा सेक्टर है। और बैंकिंग फाइनेंस इस समय काफ़ी पिटे हुए हैं, क्योंकि जब गिरावट आई, तो अगर आप इसमें भी अच्छी वैल्यूएशंस वाले बैंक्स या कंपनीज लेंगे तो आपको वो आगे जाके अच्छा, मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूँ कि कंपनीज का चयन बहुत समझदारी से करें। ऐसा कई दफ़े होता है मनु के चढ़ते हुए सेक्टर में कोई कंपनी ले लेते हैं, पर वो कंपनी नहीं चढ़ती, सेक्टर चढ़ जाता है, पर वो कंपनी का शेयर वहीं का वहीं फंसा रहता। तब आदमी सोचता है यार क्या हुआ, सारा सेक्टर चढ़ रहा है, मैंने ही जो लिया था वो नहीं किया, क्योंकि कंपनी का चयन आपका ठीक नहीं था। इसलिए कंपनी का चयन किसी एक्सपर्ट से पूछ के, अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ से करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल सजेशन सर। और इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। कोई सवाल आपके मन में अगर मार्केट को लेकर है, ट्रम्प को लेकर है, युद्ध को लेकर है, कमेंट के जरिए अपनी बात ज़रूर रखिए। उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।